जैनम जैनम हमारे ग्रुप का सबसे वर्सेटाइल मेंबर है और मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ खुद को कि मुझे उसका इंट्रोडक्शन देने का मौका मिला। जैनम हमारे ग्रुप में सेलिब्रेशन, एन्जॉयमेंट वो ही क्रिएट करता है और उसकी खासियत है कि वो अपने आप को डांस के थ्रू ऐसा एक्सप्रेस करता है कि हम सब उसे देखते रह जाते हैं। मैंने ये 3 सालों में जैनम की लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। उसने अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी और टाइम को वैल्यू करने जैसी स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप की है। जैनम हमारे ग्रुप का फिल्मी आदमी है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसका इंट्रोडक्शन 3 फिल्मी डायलॉग से दिया जाए। पहला, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। जैनम अगर कोई चीज़ को कमिट करता है, उसके अंदर 100% है और उसे कंप्लीट करने में जी जान लगा देता है। दूसरा, जो मैंने उससे सीखा है कि खुद पे दया करना बंद करो, खुद से प्यार करो, हम जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करो। वो हमेशा जैसा है वैसा ही रहता है और ना कोई अलग बिहेवियर नहीं रखता है। तीसरा, हम जहाँ हैं वहाँ पे रहे, वहाँ के मजे ले, लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। जैनम हमेशा जहाँ पे भी रहता है वो 100% प्रेजेंट रहता है और उसी टाइम पे फोकस वहीं पे रखता है। तो ये 3 चीजें थी, 3 डायलॉग थे जो मैं जैनम को आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता था। मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि जैनम अपनी लाइफ का पहला ये सेशन दे रहा है। प्रोफेशनल स्पीकर ना होते हुए भी उसने पहली बार ऐसा साहस किया है कि इतने लोगों के सामने वो बोले। और मैं अब ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए जैनम को हैंड ओवर करना चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ की जर्नी आपके साथ शेयर करे, सेल्फ एक्सप्रेशन और ग्रोथ की। थैंक यू। जैनम, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू कुशल भाई। मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जैनम। ओके, थैंक यू सो मच। मैं सबको दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि पहली बार है जो मैं स्पीच दे रहा हूँ और इतने सारे लोग आए हैं, इतने लोगों ने मुझे सुनने के लिए टाइम निकाला है। सो दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थोड़ा नर्वस भी हूँ पर दिल से शेयर करूँगा और थैंक यू सो मच आप आए यहाँ पे। मेरा ये वादा है, मेरा प्रॉमिस है आपको कि शायद आप मेरी स्टोरी से इंस्पायर होके आए होंगे यहाँ पे। कोई लोग शायद मुझे सपोर्ट करने के लिए आए होंगे या किसी लोगों को बोला होगा कि भाई इसकी स्टोरी सुनो, इसीलिए आप आए होंगे। मतलब मुझे नहीं पता है कि आपका क्या क्या पर्पस है इस सेशन में आने का, पर मैं ये वादा करता हूँ कि आपका जो भी पर्पस है वो सॉल्व होगा, वो फुलफिल होगा और उसके साथ साथ आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। स्लाइड बदलो ना। ओके, सो ये जो मेरी जर्नी है 1000 डेज की, जिसमें मैंने हजारों लाखों एक्सपीरियंसेस किए हैं। मैं गिरा हूँ, मैं संभला हूँ, मैं रुका हूँ, मैं डरा भी हूँ, पर मैंने सीखना बंद नहीं किया, मैंने एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं किया और उसमें मैंने करोड़ों मेमोरीज बनाई है। बहुत सारी मेमोरीज है ये जर्नी जो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। सो ये मेरा 3 साल पहले का फोटो है। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं अगर आपको पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे दूँ तो आप मुझे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 साल पहले मैं ऐसा दिखता था। ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई है और थोड़ा सा पतला था, पर बाकी तो सब सेम ही है। पर जो फर्क वो था वो मैं अब देख पा रहा हूँ, वो ये था कि मेरी लाइफ में मैं बहुत जगह पे इसलिए अटक जाता था क्योंकि मेरे लिए मेरी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। मतलब मैं कैसा लगूंगा, मैं कैसा दिखूंगा या लोग क्या सोचेंगे। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, मेरे लिए ये रोग मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब ये रियलाइज हो रहा है कि इसके कारण मैंने मेरी लाइफ के कितने सारे डिसीजंस लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे के बेस पे लिए। सबसे पहला अगर मैं कुछ आपको शेयर करूँ तो मैं हर संडे फ्रेंड्स को मिलता हूँ।
हर संडे में 10 कपड़े बदलता हूँ उनको मिलने से पहले, वो यही सोच के कि भाई मैं अच्छा दिख रहा हूँ ना, मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता और हर बार डाउट होता है कि भाई मैं कैसा दिखूंगा, वो लोग मतलब मेरी मजा तो नहीं ले लेंगे ना, इतना मुझे फर्क पड़ता है। और मेरा 10th कंप्लीट हुआ, उसके बाद मुझे साइंस और कॉमर्स में से फील्ड सिलेक्ट करनी थी। सो मैं मेरा ऐसा मानना, ऐसा मेरा माइंडसेट था कि भाई अगर साइंस लेते हो ना तो इज्जत मिलेगी। अब इज्जत इक्वल्स टू साइंस मेरे लिए था कि साइंस लेगा ना तो उसकी इंप्रेशन ही अलग होगी, भाई बहुत पढ़ता है, बहुत इंटेलिजेंट है और बंदा एकदम जोरदार है। मतलब ये जो इंप्रेशन थी ना, ये जो टैग था ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे वो अटेंशन चाहिए था। और अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि वो इसीलिए मैंने साइंस लिया था। उसके बाद साइंस तो ले लिया, पर साइंस ने मेरी 2 साल बहुत ली। और उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट किया और इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना था। सो मैंने डिसाइड किया कि कंप्यूटर साइंस करना है। क्यों करना है? वही रीज़न कि भाई अगर कंप्यूटर साइंस करूंगा ना, उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है और बहुत वट पड़ता है। मैं सीधी बात में बोलूँ ना तो कि भाई टेक गाय का जो स्टिकर लगता है ना, वो मुझे चाहिए था। हालांकि 11th-12th या उससे पहले भी मैंने कंप्यूटर पे कभी ध्यान नहीं दिया था। वो सब्जेक्ट आता था पर पास होने जितना पढ़ के मैं निकल लेता था। पर अब जब ये मुझे चाहिए था, अटेंशन चाहिए था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे कंप्यूटर साइंस करना है। और इस प्रोसेस में मैं आगे बढ़ा। 12th कंप्लीट होने के बाद मैंने कॉलेजेस ढूंढना स्टार्ट किया और लकीली मुझे वेल्लूर में, चेन्नई में एक बहुत अच्छा कॉलेज है VIT करके, वहाँ पे मुझे एडमिशन भी मिल गया कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, जहाँ पे मुझे जाना था, जो सीखना था। और वो मिलने से पहले, मतलब वो एडमिशन कंफर्म करने जब मैं जाने वाला था, उससे पहले मेरे पापा की, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है चिराग अंकल, उनसे बात हुई। सो वो चिराग काका ने ऐसा बोला कि भाई मेरे एक फ्रेंड है, तो एक बार उनको मिल ले, उनके कॉलेज को लेके थोड़े से आइडिया अलग है, थोड़ा थिंकिंग अलग है। सो एक बार तू मिल ले, फिर अगर तुझे नहीं पसंद आए या नहीं ठीक लगे तो तू ले लेना एडमिशन उसका। पापा ने मुझे बोला कि भाई ऐसे मिलने जाना है। और मैं बोला ठीक है ना भाई, 12th के बाद मैं लोगों को मिल ही रहा हूँ तो एक और जन, उसमें क्या हो गया। गए मिलने। पर वो कभी नहीं सोचा था कि वो एक मीटिंग मेरी लाइफ बदल देगी, 360 डिग्री टर्न अराउंड हो गई। मतलब ये मोमेंट था कि एक आइडिया जिसने मेरी दुनिया बदल दी। मैं उनको मिला, उन्होंने सबसे पहला मुझे ये क्वेश्चन किया कि भाई तुझे कॉलेज क्यों करना है। हाँ, मतलब मैं ऐसे ही शॉक हो गया था कि कॉलेज क्यों करना का मतलब क्या होता है। कॉलेज 12th के बाद सब कॉलेज ही करते हैं और मुझे भी कॉलेज ही करना है क्योंकि डिग्री मिलेगी, ये सब मतलब मजा है, एंजॉयमेंट है, ये सब बात की। उन्होंने बोला कि भाई आगे तुझे क्या करना है। उसके लिए मैं बहुत क्लियर था कि मुझे बिजनेस ही करना है। पर उन्होंने जब बात की, मतलब हमारा कन्वर्सेशन आगे बढ़ा, सो ये क्लियरली मुझे पता चला, रियलाइज हुआ कि ये जो जर्नी की जो बात कर रहे हैं, जहाँ पे कॉलेज नहीं करके एक्सटर्नल डिग्री लेके मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अपने आप को भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ ये पाथ पे। उस पाथ पे मुझे बिजनेस चलाने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो मुझे मिलेगी, लाइफ के लिए जो स्किल्स चाहिए वो मुझे यहाँ से मिलेगी। और इसीलिए मुझे ये करना है, ये जर्नी करनी है। पर फिर भी एक चीज जो मुझे स्टॉप करी थी वो ये थी कि भाई 11th-12th कंटिन्यू यही सोचा था कि भाई एक बार ये 11th-12th खत्म होने दे, उसके बाद बहुत जल्द से कर, बहुत मजा करूंगा कॉलेज में। मतलब जो अभी मैं ये सब स्ट्रगल कर रहा हूँ वो सब पे ऑफ होगा जब मैं कॉलेज में मजे करूंगा, कॉलेज फेस्ट अटेंड करूंगा। और शायद यहाँ पे जितने भी साइंस स्टूडेंट मुझे सुन रहे हो, वो लोग मुझे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि भाई हम सबका ऐसा ही होता है, 11th-12th पढ़ाई कर लो फिर आगे तो मजे ही है। मेरा भी यही थिंकिंग था और मुझे ये लगा कि मुझे यहाँ पे इतने मजे नहीं मिलेंगे। तो मैंने उनसे बात की कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है। और उन्होंने बोला कि भाई तुझे क्यों कॉलेज की जो बाउंड्रीज है उसको तेरे लिमिट बनानी है, मतलब तू एक्सप्लोर करना, तुझे कॉलेज लाइफ अटेंड करनी है ना, जलसा करना है ना, मजा करनी है ना, तो जाना इंडिया की बेस्ट कॉलेज में जा और वहां पे जाके कॉलेज फेस्ट अटेंड कर। तू जो भी जीना चाहता है ना, तू इस जर्नी में वो कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तू यहाँ पे मजे नहीं करेगा। बस मतलब उसके बाद एक अच्छा डायलॉग याद आ रहा है कि भाई जिंदगी में, मतलब जिंदगी एक बार मिली तो 2 बार क्या सोचना। और मेरे लिए भी यही था कि भाई अब मुझे नहीं सोचना है, अब मैं क्लियर हूँ, अब मुझे इस पे ही आगे बढ़ना है।
पर फिर भी उन्होंने मुझे बोला कि तुझे जो फील्ड में आगे बढ़ना है उसके लिए एक बार तू तेरी फील्ड के लोगों को मिल और उनसे पूछ कि ये जो मैं सोच रहा हूँ वो बराबर है, या मुझे कुछ कर मतलब कुछ चेंजेस करने चाहिए, या कुछ भी मुझे आप अपनी और से शेयरिंग करो कि ये बराबर है या नहीं है। और मैं उसके लिए आईआईटी बॉम्बे गया। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है कंप्यूटर साइंस के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिला। स्टार्टिंग में मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि कैसे बात करूँ, क्या पूछूं, कैसे वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। पर फिर भी खाली कॉलेज में पूछने गया था, सूरत से बॉम्बे। सो जाके बात की, स्टार्ट किया। उसमें मैं एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बंदे से मिला आईआईटी बॉम्बे के। उसको मैंने ये मेरा पूरा आइडिया बताया कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ और मुझे ऐसे करना है। इतना सरप्राइज हो गया वो बंदा, मतलब तुरंत ही वो बोला भाई सच बात बोलो ना तो जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो डिग्री के बाद, वो तुझे अभी करने का चांस मिल रहा है, अभी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मतलब मेरी बात सुने तो अब कर ले इसको, मतलब कोई सेकंड थॉट मत दे। वो क्लियर हो गया कि भाई जो करना है यही करना है, फाइनल है। और जब मेरा ये क्लियर हो गया कि मुझे इसमें ही आगे बढ़ना है, सो मुझे दिखा कि मेरे मेरे रिलेटिव में, मेरे आसपास भी कुछ लोग हैं जो कॉलेज के बारे में ये थिंकिंग रखते हैं और जो अनकन्वेंशनल पाथ पे जाना चाहते हैं। सो वो लोग को मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद पूरी हमारी टीम ज्वाइन हो गई, बाकी के लोग ज्वाइन हुए और ये हमारी पूरी रेंचोस की टीम बन गई। और अब मैं जब उनको पहली बार मिला था तो मेरे मन में ये बहुत क्लियर था कि मुझे कॉलेज क्यों करना है। मेरे कुछ रीजंस थे कॉलेज क्यों करने के। वो ये थे कि पहला तो मुझे डिग्री मिलेगी, मतलब ऑब्वियसली मैं पास होऊंगा तो ही मिलेगी, पर ज्यादा चांसेस पास के ही थे, सो डिग्री तो मिलेगी, ये मेरा वन ऑफ द रीजन था। दूसरा था इज्जत मिलेगी, वो टेक गाई वाला रिस्पेक्ट मिलेगा। तीसरा था कि मुझे कॉलेज फेस्ट अटेंड करने मिलेंगे जिसकी मैं वेट कर रहा था इतने टाइम से, वो मिलेगा। पापा साची ले जाओ, मम्मी से बाजूमा। सो गर्लफ्रेंड मिलेगी, ये भी मेरा हिडन कॉन्टेक्स्ट था कॉलेज करने का। और लास्ट था कि मुझे वो फन, वो एंजॉयमेंट मिलेगा जो मुझे कॉलेज में चाहिए, जिसके लिए मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था। ये सब चीजें थी जिसके कारण मुझे कॉलेज क्यों करना था, कि ये मेरे रीजंस थे। सो अब मैं क्लियर था कि मुझे कॉलेज क्यों नहीं करना है, तो मैं उसके भी रीजंस क्लियर कर दूं, ये बहुत जरूरी था। सो हमने रेंचोस ने ये सबसे पहले यही किया कि हम लोग क्लियर कर देते कि हमें कॉलेज क्यों नहीं करना है। उसमें सबसे पहला रीजन ये था कि हैबिट्स मेक इट द मैन। मतलब ये मेरा मानना है कि हम जो भी, मतलब जैसी हम हैबिट्स इनकलकेट करेंगे, हमारे में लाएंगे, वैसा हमारा कैरेक्टर बिल्ड होगा। और कैरेक्टर बिल्ड होगा तो ही हमारा फ्यूचर अच्छा होगा और जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि हम राइट एज में, मतलब ये एज में राइट हैबिट्स हमारे में लाए, वो डेवलप करें। सो ये जर्नी में हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी थी कि हम अच्छी हैबिट्स हमारे में इनकलकेट करें। दूसरा था लिविंग द लाइफ आई लव। तो जैसी लाइफ मैं जीना चाहता हूँ, फुल ऑन, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कुछ नहीं, जैसी जीना चाहता हूँ मैं वैसी लाइफ जीऊँ। थर्ड था मेटामॉर्फोसिस। सो एक कैटरपिलर जो होता है वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस में से पास होता है, मतलब उसकी पूरी स्किन निकलती है और उसके बाद वो बटरफ्लाई बनता है। और वो बटरफ्लाई हम सबको बहुत पसंद है, और उसकी जो प्रोसेस होती है ना वो बहुत डिफिकल्ट और बहुत पेनफुल है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो एक डायमंड तभी शाइन करता है जब वो बहुत सारी प्रोसेस में से गुजरता है। सो ये बहुत ज़रूरी था हमारे हमारे लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, कि हम इस पेनफुल प्रोसेस में से पास हो और वो डायमंड की तरह शाइन हो। उसके बाद था रियलाइजिंग माई पोटेंशियल। सो ये जर्नी में हम ऐसे प्रोजेक्ट्स ले, क्योंकि एक तो क्लियर था कि भाई यहाँ पे कोई करिकुलम नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मैं जो प्रोजेक्ट्स लेना चाहता हूँ, जैसे जीना चाहता हूँ वो ऐसे जीऊँ, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लो जिसके कारण मैं मेरा पोटेंशियल रियलाइज कर पाऊँ। और लास्ट था मेकिंग द डिसीजन राइट। सो हमने ये जो डिसीजन लिया था कॉलेज नहीं करने का, वो हमें नहीं पता है कि ये डिसीजन राइट है या रॉन्ग है, पर इसको राइट प्रूव करना वो हमारे हाथ में था। और फिर हम लोग
ये डिसीजन को राइट प्रूव करने की मेहनत में लग गए और शुरुआत हुई। सो ये प्रोजेक्ट्स है। सबसे अच्छी बात ये जर्नी की ये थी कि मेरे पास, मैंने जैसे शेयर किया कि कोई स्ट्रक्चर नहीं था, मतलब मैं फ्री था, जो भी करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। और इसीलिए ये जो पीछे मैंने नाम लिखे सारे, वो सारे प्रोजेक्ट्स मैंने लिए। मैंने टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज की, मैंने मोटिवेल्स मतलब कॉन्सर्ट भी ऑर्गेनाइज किया, मोटिवेशनल स्पीच भी ऑर्गेनाइज की, असिस्ट किया है। मेरी हम लोग की खुद की फुटबॉल एकेडमी है, और उसके अलावा मैंने मेरा खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप किया। सो ये सारी चीजें थी मेरे पास जिसमें मैं प्रोजेक्ट्स ले सकता था। सारे एरियाज थे और ओपन ग्राउंड था, मतलब जो करना है तू कर, जैसे जीना चाहता है जी। और मैं कुछ प्रोजेक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने लिए थे। पहला है बेफिक्रे कॉन्सर्ट। ये हमारा रैंचोस का पहला पब्लिक इवेंट था जहाँ पे हम लोग कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और इसका ख्याल ऐसे आया था कि हम लोग में से कुछ लोगों को मतलब बहुत शौक था गाने का, कुछ को जैसे मेरे जैसे कुछ लोग थे जिसको डांस करने का बहुत शौक था, उनको बहुत पसंद था। और कोई लोग ऐसे थे जिनको इवेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत पसंद था, पर सबको कभी भी एक्सपोजर नहीं मिला और वो स्टेज नहीं मिला कि जहाँ पे हम हमारा जो टैलेंट है वो शोकेस कर सके, वो लोगों के सामने ला सके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। पर जैसे मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया था कि लिविंग द लाइफ आई लव, मतलब इसी लाइफ मैं जीना चाहता हूँ मैं जीऊँ। और अगर मैं जीना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ ये कॉन्सर्ट या परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैं क्यों उस दिन की वेट करूँ। मतलब मैंने देखा है कई लोगों को कि वो लोग एक दिन की वेट करते कि एक दिन मेरी लाइफ में ऐसा आएगा, तब मैं जाके ये करूंगा, तब मैं वो करूंगा। मुझे वो एक दिन की वेट नहीं करनी थी। हम लोग सबको ये क्लियर था कि वो एक दिन की वेट नहीं करनी। सो क्यों हम लोग वेट करें कि कोई आकर हमें वो स्टेज प्रोवाइड करे। उससे अच्छा हम हमारे लिए वो स्टेज डेवलप करते हैं ना, और खुद ही परफॉर्म करेंगे, खुद ही डांस करेंगे, खुद ही गाएंगे, खुद ही ऑडियंस लाएंगे और पूरी इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। और इसमें मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि मुझे बहुत शर्म थी, बहुत हर बार मतलब यही था कि लोग क्या सोचेंगे। सो उससे मैं कैसे ऊपर आया और मैंने कैसे अपने आप को एक्सप्रेस किया। सो एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, वो पहले आप एक बार देख लो। सो ये वीडियो देख के अभी भी बहुत खुशी होती है, क्योंकि वो पहली बार ये फीलिंग थी कि भाई मैं उस सोच में से बाहर आया, जो भी कुछ एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, जैसे मतलब किसी का नहीं सोचा था, किसी की परवाह नहीं की थी कि भाई कोई क्या सोचेगा। मैंने कपड़े का एग्जांपल लिया था कि मैं फ्रेंड्स को मिलने जाता हूँ तो 10 कपड़े बदलता हूँ। यहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि मैं ट्रैक पैंट और उसके ऊपर ब्लेजर पहनूंगा कॉन्सर्ट में, और मैंने वो पहना था। सो कहने का मतलब मेरा पॉइंट ये है कि वो शर्म से मैं बाहर निकला, मैंने अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस किया, मैं मेरा बेस्ट था उस मोमेंट में। और तब जो फीलिंग थी ना, वो अनबिलीवेबल थी। और तब मैंने ये चीज सीखी कि व्हेन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मतलब जब मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जो हूँ और जो मैं नहीं हूँ, तब मैं मेरा बेस्ट होता हूँ। और तब जो फीलिंग होती है, मतलब तब मुझे फुलफिलमेंट मिलता है, मैं फुलफिल्ड फील करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग था कि मैं अपने आप को फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेस करूँ और उस मोमेंट में रहूँ, अपना बेस्ट दूँ। और उसके साथ अब मैं दूसरा प्रोजेक्ट शेयर करना चाहता हूँ जो हम लोग ने किया था, सूरत सिटी यूनाइटेड करके। हमारे वन ऑफ द मेंबर है खुशी, जिसका ड्रीम था कि मैं एक फुटबॉल क्लब अपना स्टार्ट करूं, और जो फुटबॉल का टेस्ट है जो सूरत में थोड़ा कम है, उसको आगे लाऊं और उसको मोटिवेट करूं, मतलब वो क्रेज बढ़ाऊं। और इसी इंटेंशन से ये क्लब स्टार्ट हुआ था। और इस क्लब के रीच बढ़े और हमारा मतलब लोगों को हम फुटबॉल का एक टेस्ट दे पाए, इसीलिए हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की थी जिसका नाम था सूरत सिटी यूनाइटेड नॉकआउट टूर्नामेंट। कहने के लिए बहुत छोटी टूर्नामेंट है या इतना बड़ा इवेंट नहीं है, पर ये सारी छोटी छोटी चीजें है जिसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है। और इसमें मैंने ओवरऑल लीडरशिप ली थी कि ये पूरी टूर्नामेंट मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। इसमें हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंडर आती थी, जैसे टीम्स के साथ कम्युनिकेट करना, टीम्स को लाना, वो ग्राउंड रेडी करवाना, हर एक छोटी चीज वो इसमें आती थी।
और जब इतनी सारी चीज आती गई और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गई, तब मैंने रियलाइज किया कि मेरे में कितना पोटेंशियल है। मुझे याद है वो लास्ट के जो दिन थे, मतलब मैंने मेरा बेस्ट दिया था, वो उस मोमेंट में जी रहा था, और तब जो फुलफिलमेंट था वो बहुत अलग था। स्टार्टिंग जब मैंने ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया था ये टूर्नामेंट, तब मुझे जो रैंचोस का जैसा सपोर्ट चाहिए था, मुझे वैसा सपोर्ट नहीं मिला। सो मुझे ऐसा लगा कि रैंचोस मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, और मैंने मन में ये सोच लिया था कि भाई अब जो भी है मैं मेरे खुद से ही ऑर्गेनाइज करूंगा। पर वो 2-3 दिन तक चला, वो फिर मुझे रियलाइज हो गया कि भाई मेरे अकेले की बात नहीं है, और मैंने सोच लिया कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, मैं आगे नहीं कर पाऊंगा। मेरे फ्रेंड्स थे, मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ खड़े थे उस टूर्नामेंट में, थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और उनका जो सपोर्ट था, मतलब उन्होंने मान लिया था कि ये मेरी टूर्नामेंट है, और वैसे मुझे सपोर्ट करके ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाई। नो डाउट मुझे बाद में रियलाइज हुआ जब मैं ये डॉक्यूमेंटेशन की जर्नी में से जा रहा था, कि ऐसा नहीं था कि रेंचोस का सपोर्ट नहीं था, पर वो मैंने मान लिया था, इसीलिए मैं देख ही नहीं पा रहा था कि उनका क्या सपोर्ट था। और ये पूरी टूर्नामेंट में हमने 16 टीम लाई थी और 72 प्लेयर्स थे, 6 साइड की टूर्नामेंट रखी थी। ये कुछ फोटोज है, मैंने ऑर्गेनाइज की, मैंने पार्टिसिपेट किया, हम लोग की टीम सेमीफाइनल्स तक भी पहुंची। मैं उस मोमेंट में था और उस मोमेंट को जी रहा था, दिल से जी रहा था हर एक मोमेंट। और इस टूर्नामेंट के, मतलब मैंने स्टार्ट बोला ना आपको कि ये बहुत छोटी टूर्नामेंट है या इतना बड़ा इवेंट नहीं है, पर इसके कारण मुझे जो 2 लर्निंग्स मिले वो बहुत बड़े थे। सबसे पहला लर्निंग ये था कि विद राइट फ्रेंड्स एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब उनका सपोर्ट जोरदार, मैं कुछ पाऊँ, वो लोग साथ। और दूसरा रियलाइजेशन ये था, दूसरी लर्निंग मेरे लिए ये थी कि जब जब मैं मेरे कमिटमेंट से मैंने ऑपरेट किया, मतलब मेरे मूड्स, मेरे फीलिंग्स से ऊपर उठाऊं कि मुझे यार कंटाल आ रहा है, आलस आ रही, वो उन सब से मैं ऊपर उठ के कमिटमेंट से जब मैंने काम किया है, तब मैंने रियलाइज किया है कि मेरा ट्रू पोटेंशियल, मेरे में जो पोटेंशियल है वो बाहर आया है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग था इस टूर्नामेंट का, जो मुझे आगे भी 3 साल में बहुत काम लगा है। और एक तीसरा प्रोजेक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि रोमांस विथ रिस्क। सो इंडिया के 149th रिचेस्ट मैन है, और 4000 करोड़ की उनका मतलब उनकी कंपनी का वैल्यू है। थायरोकेयर के सीईओ है वो, डॉक्टर ए वेलुमनी जी। उनके साथ हमको ये सेशन करना था। उनकी एक बहुत अच्छी बात है, वो अपनी स्पीच में भी बोलते हैं कि एक लंबा सा बाल खींचो, पहाड़ पे फेंको, खींचो, आया तो पहाड़, गया तो बाल। मतलब यार ये इस लाइन ने मुझे जो इंस्पायर किया है, उस मतलब हिला दिया था इस लाइन ने मुझे, कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। हम रैंचोज ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने की ट्राई कर रहे हैं, ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ है। पर ये 3 साल तक कंटिन्यू ये रियलाइज हुआ है। और तब मैंने ये मतलब तब ये पता चल गया था कि नो डाउट रिस्क है। ये सेशन में हम ये करना चाहते थे कि हम एक ही दिन में 2 सेशंस करना चाहते थे, 2400 लोगों को लाने का टारगेट था। और ये पूरा सेशन में बहुत सारे रिस्क थे, क्योंकि हम लोग ने कभी इतना बड़ा सेशन लीड नहीं किया था, इतने लोगों को टारगेट कभी नहीं किया था। पर उसके सामने जो रिवॉर्ड मिला वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। सो 21 जून 2018 को हमें यह चांस मिला कि हम उनसे डायरेक्टली मिल पाए और उनको बात कर पाए कि हमें ये सेशन क्यों करना है। वहाँ पे हम लोग गए, बहुत ही मुश्किल से उनके साथ मीटिंग फिक्स हुई, बात की उनसे कि सर हमारा ये रेंचोस के ग्रुप है, हम लोग इस कारण से हमने एक ग्रुप स्टार्ट किया है और हम ये करना चाहते हैं, आपके साथ इवेंट करना चाहते हैं। उन्होंने जो हम पे भरोसा दिखाया, मतलब वो नहीं जानते थे हमें, या उनको पता नहीं था हमारा बैकग्राउंड क्या है, पर उनको हमारी बात ने, हमारा जो कॉन्सेप्ट था उसने इंस्पायर किया, और उसके कारण वो हमारे साथ सेशन करने के लिए रेडी हो गए। उनके साथ एक मीटिंग में जो सबसे अच्छी चीज मैंने सीखी है वो ये थी
कि उनका जो सेल्फलेस गिविंग का भाव था, मतलब हर बार वो यही सोच रहे थे कि मैं कैसे लोगों को दूं, उनकी हर एक एक्शन में। मतलब हम लोग ने पहले बोला कि सर 2 सेशन करने, ओके ठीक है मुझे चलेगा। हम लोग ने बोला कि भाई 2 सेशन के बीच में लंच रखना है और लंच में आपके साथ कुछ गेस्ट होंगे, चलेगा। अरे इतने में तो कंप्लीट नहीं हुआ, रात को सामने से बोलते कि मुझे पूरी असिस्टिंग टीम के साथ डिनर करना है। पहली बार तो पहले तो यही ख्याल है कि हम लोग थक गए, अभी तक आप नहीं थके। और उन्होंने किया डिनर, और हर लास्ट मतलब जितना टाइम वो हमारे साथ रहे वो यही ट्राई की उन्होंने, मतलब यही था कि मैं कैसे लोगों को वैल्यू दे पाऊँ, कैसे मैं कुछ दे पाऊँ, कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। सो हमारे पास 1 महीना था ये पूरी इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, और हम लोग ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर दी थी कि भाई तू ये संभालेगा, मैं ये संभालूंगा, वैसे क्लियर कट था। सो मेरी और स्वैनी जो हमारे रैंचर्स की वन ऑफ द मेंबर है, हम दोनों की ये अकाउंटेबिलिटी थी। मतलब हम लोग को ये ध्यान रखना था कि जितने भी पासेस सेल होते हो उसका हम लोग काउंट रखें, और उसके साथ साथ जो भी अकाउंट से मतलब जो भी पैसे आने वाले हो, जो भी कुछ है वो हम लोग ध्यान रखें और उसको मेंटेन करें। और ये स्टार्ट किया प्रोसेस पूरा 1 महीने का। स्टार्टिंग में मुझे बोला था कि भाई तू एक सिस्टम बना दे और किसी से रिव्यू करवा दे कि भाई मैं ऐसे ध्यान रखने वाला हूँ, मैं ऐसे नोट करूंगा और ऐसे ऐसे पूरा फ्लो होगा कि इसके कारण मैं अच्छे से पास का मैनेजमेंट कर पाऊंगा और पैसे का भी मैनेजमेंट कर पाऊंगा। पर वो मेरे मतलब मैं कैसा बंदा हूँ कि भाई गो विद द फ्लो, मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई इम्पोर्टेंस मतलब क्यों सिस्टम क्रिएट करनी है, जैसा चलने आएगा आएगा वैसे करते जाएंगे। पर 10 से ज्यादा कैटेगरी थी, बहुत सारी कैटेगरीज हमने पासिस की रखी थी। सो स्टार्टिंग में तो मुझसे ये मेंटेन हो रहा था, मतलब मैं ट्रैक रख पा रहा था कि कितने पासिस है, कितने आए हैं, कितने गए हैं और क्या है, वो स्टेटस मेरे पास था। पर जैसे जैसे फिगर बढ़ता गया वैसे वैसे सब मिक्स होता गया, और एक टाइम ऐसा आया कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि भाई मेरे पास कितने पासिस बचे हैं, कितने बिक गए हैं और कितने पैसे हैं। मतलब टोटल chaos हो गया था। और उसमें मैंने सबसे बड़ी मेरी गलती, मुझे याद है अराउंड अप्रोक्स में 4.5 लाख रुपए की गलती की थी। 4.5 लाख रुपए का हिसाब हमें मिला ही नहीं था कि ये पैसे कहाँ पे है। हिल गया था, मेरी मेरी बहुत गंदी फट गई थी। और तब मैं ये स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था कि अब मैं आगे चला पाऊँ, और किसी का इन्वॉल्वमेंट की बहुत जरूरत थी। और तब चिराग काका ये गेम में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने ये गेम टेक ऑन की। सबसे पहला काम जो वो बंदे ने किया वो ये था कि उन्होंने सिस्टम क्रिएट की। और तभी मैं यही सोच रहा था कि भाई ये इतना बड़ा क्योस हुआ है, इतनी बड़ी गलती आई है, तो वो क्लियर करते ना, आप ये क्या सिस्टम के पीछे लगे हो। तभी मैं समझ नहीं पा रहा था, पर उन्होंने सिस्टम बनाई। सिस्टम बनाने के बाद वो एक क्लिक पे पूरा स्कोरबोर्ड मिल रहा था कि भाई क्या स्टेटस है। मतलब मैं शॉक हो गया था कि यार ये क्या हुआ। एक इतने दिन से मैं मेहनत कर रहा था फिर भी मैनेज नहीं कर पा रहा था, और वो सिस्टम क्रिएट करने के बाद वो इतना इजी हो गया। सो तब मेरे लिए ये पूरी लर्निंग थी कि मेंटेनिंग अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स मेंटेन करना कितना ज़रूरी है। ये पूरी इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज की। सो इस प्रोसेस के कारण मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं फेल हो सकूं। शायद मैं बिजनेस कर रहा होता और मैं फेल होता तो मेरे पास जगह नहीं होती कि मैं वापस खड़ा हो सकूं, या वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता। पर इस जर्नी में मेरे पास वो स्पेस थी कि मैं फेल हो सकूं। मैं फेल हुआ, मैंने सीखा, अकाउंट्स का इम्पोर्टेंस समझा, और उसके बाद सिस्टम क्रिएट करने का इम्पोर्टेंस समझा कि सिस्टम क्रिएट करने से काम कितना इजी हो सकता है। सो ये क्लियर हो गया कि जितनी बड़ी मैं गेम लूंगा उतना बड़ा आउटकम आएगा, और उतने सारे मुझे लर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत चेंज किया है इसने मेरी लाइफ को। और ये जो मैं सीखा था इम्पोर्टेंस सिस्टम क्रिएट करने का, उसका मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया। जब ये लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग ने, ये सूरत सिटी यूनाइटेड ने 20 डेज की वर्कआउट चैलेंज स्टार्ट की थी। सो बेसिकली इसमें ऐसा था कि 20 दिन रोज हमें हेल्थ के लिए एक टारगेट लेना है कि सपोज मैं रोज 1 घंटा हेल्थ के लिए काम करूंगा या 1 घंटा वॉकिंग करूंगा। सो कंसिस्टेंटली 20 दिन तक करना है। मैंने इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ली थी कि मैं ये जो इनिशिएटिव है उसको लीड करूंगा। सो सबसे
चीज मैंने वो की थी वो ये थी कि मैंने सिस्टम क्रिएट की। अराउंड 210 जन जुड़े थे इस इनिशिएटिव में। सो 210 जन का रोज रात मुझे ट्रैक रखना था कि कितनों ने आज एक्सरसाइज की है, कितनों ने नहीं की है। तो मैंने ये सिस्टम क्रिएट की तो बहुत इजी हुआ मेरे लिए कि मैं ये ट्रैक रख पाऊँ। और अब मुझे ये बहुत क्लियर है कि जब मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट करूंगा तब मैं सबसे पहले चीज वो करूंगा कि मैं मेरी सिस्टम क्रिएट करूंगा। और ये तो सारी मेरी काम की बात हुई जो मैंने प्रोजेक्ट्स लिए थे। और इनसे मैं ये चीज सीखा कि जब जब मैंने मेरा बेस्ट दिया है, जब मैं उस मोमेंट में रहा हूँ, तब तब कुछ भी हो सकता है। मतलब ये एक्चुअली हुआ है कि यार कुछ भी हो सकता है। और उसके कुछ एग्जाम ये 3 साल की जो जर्नी में मेरे साथ हुए हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला एग्जाम अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो ये है कि रनिंग 10 किलोमीटर मैराथन मेरे लिए दौड़ना मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट था। हमारे जो ऋषभ भैया है रेंचोस के मेंबर, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि मैं सबको मैराथन में दौड़ाऊंगा। और मैंने यही सोचा भाई कि क्यों दौड़ना है, मुझे तो मतलब मुझे तो हेल्थ पे काम करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इतना फिट हूँ, पतला हूँ, और मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों हेल्थ पे काम करूँ। और वो बहुत स्ट्रांग है वो बंदा, मतलब वो छोड़ते नहीं है किसी को, मुझे भी नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा। और मैराथन रजिस्टर करवाया। जब मैराथन स्टार्ट हुई उससे पहले मेरी थोड़ी फिक्र थी कि यार शायद कंप्लीट होगा नहीं होगा। सब ने तो प्रैक्टिस की है, मैंने तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी, मैं दौड़ पाऊंगा, ये सारे क्वेश्चंस थे। जब स्टार्ट हुआ तब मैंने अपने आप को एक ही चीज बोली थी कि नो मैटर व्हाट मैं ये मैराथन में एक बार भी नहीं रुकूंगा और ये कंप्लीट करूंगा 10 किलोमीटर। स्टार्ट किया, थोड़े टाइम तक ऐसा, मतलब थोड़े टाइम के बाद ही ऐसा हुआ कि भाई अब मेरी ताकत नहीं है, अब मैं सच में बहुत थक गया हूँ और अब मुझे अटक जाना है, मतलब मैं नहीं कर सकता। पर मैं उस मोमेंट में था, मैं अपना बेस्ट दे रहा था। सो उसके कारण मैं लगा रहा। हालांकि मैंने 2 किलोमीटर भी एक साथ नहीं दौड़ा है, पर उस दिन मैं 10 किलोमीटर दौड़ा 75 मिनट्स में। मैंने ये पूरी मैराथन कंप्लीट की। और वो जो मेरे लिए मोमेंट था, मतलब कुछ भी हो सकता है वाला मोमेंट, वो फील हो रहा था, एक्चुअली में फील हो रहा था। उसके बाद मैं सेकंड इंसिडेंट बोलूँ तो सेकंड टाइम जब मैंने मैराथन दौड़ी तब ऋषभ भाई को इतना फोर्स नहीं करना पड़ा था। सेकंड टाइम मैंने टारगेट खुद से लिया कि मैं 65 मिनट्स में ये पूरी मैराथन कंप्लीट करूंगा। मैंने 65 मिनट्स में वो मैराथन कंप्लीट की थी। और थर्ड जो एग्जांपल है, वो थर्ड टाइम जब मैं मैराथन दौड़ रहा था तब स्टार्टिंग में मैंने मतलब सोच लिया था कि मैं इससे भी में ये पूरी मैराथन कंप्लीट करूंगा। पर जैसे मैंने दौड़ना स्टार्ट किया मुझे रियलाइज हो गया कि भाई मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, मैं आगे ये कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तब यही सोचा कि भाई अटक जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा लगूंगा कि मैंने छोड़ दिया, मैंने क्विट कर दिया। पर मैं उस मोमेंट में था, मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई जो भी हो नो मैटर व्हाट मुझे ये करना है, ये कंप्लीट करना है। तो ये ख्याल आया कि भाई मैं दौड़ के नहीं तो मैं चल के कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं उस टूर्नामेंट के मतलब उस मैराथन के जो लास्ट लोग होते हैं ना जो मैराथन कंप्लीट करते हैं, वो लास्ट स्लॉट में मैंने कंप्लीट किया था। 2 घंटे लगे थे मुझे वो मैराथन कंप्लीट करने में, और मैंने वो मैराथन कंप्लीट की थी। और उससे मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई जब जब मैंने मेरा बेस्ट दिया है तब वो कुछ भी हो सकता है वाली फीलिंग मेरे लिए आई है। और वो एक्चुअली हुआ है कि कुछ भी हो सकता है। दूसरा अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो दिल्ली का है, बहुत जोरदार एग्जांपल है। मुझे इस इंसिडेंट ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है ये, और मुझे ये जो मेरी बिलीफ है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया है कि मैंने सुना था, ट्रेलर देखा था, अनुपम खेर का एक बहुत अच्छा शो है, ड्रामा है, कुछ भी हो सकता है नाम का, जिसमें वो पूरी अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं और उनके सारे फेलियर्स और जो भी कुछ वो सीखे हैं उन फेलियर्स से वो सब बताते हैं। वो ट्रेलर देख के ही हम लोग को बहुत पसंद आया था कि हमें ये करना है, ये जो ड्रामा है वो उनके साथ करना है। पर कुछ उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो जो रिजल्ट हमें चाहिए था या जो रिस्पॉन्स हमें चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। सो हमें पता चला कि दिल्ली में उनका ये ड्रामा हो रहा है और हम उनको मिल सकते हैं। सो हम लोग दिल्ली पहुंच गए यही सोच के साथ कि भाई उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे।
और उनको बताएंगे कि हम ये सेशन, ये ड्रामा आपके साथ करना है। सो स्टार्टिंग में ही वहाँ पे हम लोग उनके मैनेजर से मिले, अनुपम खेर जी के मैनेजर से मिले, उनको बात की कि भाई हम लोग सूरत से आए हैं और हमें उनके साथ ये ड्रामा ऑर्गेनाइज करना है और इसीलिए हम मतलब हमें उनसे बात करनी है, सो प्लीज आप बोलो कि हम कौन से टाइम पे मिल सकते हैं। उन्होंने क्लियर कट ना बोल दिया कि भाई पॉसिबल नहीं है अनुपम सर से मिलना, क्योंकि आज वो बहुत बिजी है, एक भी मिनट का टाइम नहीं है, और उसके बाद कल उनकी फ्लाइट है, सो वो यूएस चले जाएंगे। हमारे लिए ये मतलब ऐसा था कि भाई सूरत से आए हैं, खाली हाथ तो नहीं जाना है, जो हो सकता है वो करेंगे, पर आज उनको मिल के ही जाएंगे, आज उनसे बात करके ही जाएंगे। और इसीलिए ये क्लियर था कि कुछ भी हो जाए आज उनको मिलना है। ड्रामा स्टार्ट हो गया, बहुत जोरदार ड्रामा था, मतलब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रामा था। वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग ने सोचा कि शायद उसके बाद मिल सकते। स्लाइड चेंज करो ना। सो तब ट्राई की कि हम उनको मिल पाए, पर उनके आसपास जो भीड़ थी, मतलब आप फोटो में भी देख सकते हो कितनी भीड़ थी कि हम लोग नहीं नहीं बात सकते। और तब ये सोचा कि भाई अब रहने देते, कि अब इससे आगे कितना करेंगे यार, फिर क्या लगेगा लोगों को कि इतनी बार ना बोला तो पता नहीं चलता है, वो मैनेजर को क्या लगेगा। पर हम उस मोमेंट में थे, मुझे मेरा बेस्ट देना था, हम सबको अपना बेस्ट देना था। हम लोग 5 जन गए थे, पांचों पांच ने जैसे ही ये कंप्लीट हुआ तब सोच लिया कि भाई कुछ भी हो जाए अपने आप से सोचो, आइडिया लाओ कि कैसे उनको मिलना है, पर मिलना है। इतनी एफर्ट्स की, लास्ट तक लगे रहे, और लास्ट में उसके मैनेजर ने कंटाल के बोल दिया कि भाई आ जाओ और तुम लोग मिल लो। हम उनसे मिले और बात की कि सर ऑर्गेनाइज करना चाहते से आपके साथ ड्रामा। उन्होंने हमें डेट दी कि इस डेट को मैं आपको फाइनल डेट दे दूंगा कि कौन सी डेट को अपन ड्रामा कर सकते, और ये हम फोटो खिंचा पाए। सो ये जो मोमेंट था मेरे लिए, वो क्लियरली वो ये बिलीफ को और स्ट्रॉन्ग कर रहा था कि जब जब इसमें भी मैंने हार नहीं मानी। मैं ना को एक्सेप्ट किया, जो पहली बार उनके मैनेजर हम लोग ये रहे, हमने एफर्ट्स किए, पॉसिबल हो पाया कि हम उनको मिल सके, और कुछ भी हो सका। और उसके बाद हम लोग वहां से निकले तो दिल्ली घूमना चाहता मैं, क्योंकि लास्ट डे था, तो रात को हम लोग घूमने निकले थे और इंडिया गेट के पास गए। मुझे नहीं पता था कि इंडिया गेट रात को बंद हो जाता है और आगे से मैं नहीं देख पाऊंगा। मैं वहां पे गया तो स्टार्टिंग में ही मिलिट्री खड़ी थी और वो कुछ रोका था उन्होंने। सो वहाँ पे आगे गए तो उन्होंने ना बोल दिया कि भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूल है कि एक टाइम के बाद ये जो विजिटिंग आवर्स है उसके बाद आप नहीं देख सकते हो। सो मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने ना बोला कि भाई रहने दो, क्योंकि ये रूल है और हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो ये गवर्नमेंट का रूल है और नहीं मिल सकते भाई, और मिलिट्री है वो मानेगी भी। मुझे ना नहीं सुननी थी, और ऑलरेडी ये इंसिडेंट जो पहले हुआ था उसके बाद तो मैं फर्म था कि भाई ट्राई तो करने दे, मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ना बोलेंगे, वो वैसे भी ना है, तो उससे अच्छा मैं मेरी ट्राई कर देता हूँ। मैंने ट्राई की, मैंने उनसे बात की कि सर ऐसा है, और मैं सूरत से आया हूँ और मैं कल वापस चला जाऊंगा, अर्ली मॉर्निंग मुझे चला मतलब जाना है सूरत वापस, और आज ही का टाइम है और मुझे देखना है, सो अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप मुझे बोलो, मुझे देखना है। उन्होंने सरप्राइजिंगली हाँ बोल दिया कि भाई जा तू देख के आ जा। ये बहुत छोटी छोटी मोमेंट्स है, पर इतना स्ट्रॉन्ग कर रही है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग किया इसने मेरा बिलीफ कि कुछ भी हो सकता है। स्लाइड चेंज करो ना। सो इस जर्नी के कारण मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जो भी कर सकता हूँ वो जो भी करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। और ये सब में ये जो मेरा बिलीफ टूटा, मतलब ये क्लियर हो गया कि जब जब मैंने मेरा बेस्ट दिया है तब ये मोमेंट मेरे लिए क्रिएट हुआ है। और उसके साथ साथ मैं देखता हूँ मेरी एज के बहुत सारे लोगों को, तो सबका यही होता है कि मैं मेरा लाइफ मतलब मेरी लाइफ मेरा करियर, मतलब सबका अटेंशन अपने आप पे होता है, खुद पे होता है
कि मैं ये कर दूं या मैं वो कर दूं। इस जर्नी के कारण ये सब जो फीलिंग आई, ये सब मेरे साथ हुआ, उसमें मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं खुद से ऊपर उठ के लोगों के बारे में कुछ सोच सकूं, लोगों के बारे में मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। सो उसमें कुछ गलत नहीं है अपने बारे में सोचना। मैं भी सोचता हूँ, मेरे भी ड्रीम्स है, मैं भी वो सब कुछ करना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा करियर सेट हो, पर उसके साथ साथ वो सोचने का एक लेवल और ऊपर गया कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ, और वो मुझे इस जर्नी के कारण मिला। और उसके साथ साथ हमारा जब 12th कंप्लीट हुआ, तब हम रैंचोज ने ये रियलाइज किया था कि भाई 12th के बाद पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फाइनेंशियली वो कंप्लीट होती है। अब जो भी करना है, मतलब फाइनेंशियली हमें अपने दम पे खड़ा होना है, ये क्लियर था। तो उसके बाद मेरा जो एक्सपेंस था वो मैं नोट करता था कि ये खर्चा हो रहा है, सब सब मैंने नोट किया था। और ये क्लियर था कि ये जो भी मैं पैसे उनसे ले रहा हूँ, वो इन्वेस्टमेंट बिना, मतलब वो उस इंटरेस्ट बिना की लोन है जो मुझे चुकानी है उनको। और वो मेरे मन में बहुत क्लियर था कि वो मुझे चुकानी है उनको। सो रोमांस विथ रिस्क के प्रोजेक्ट के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मेरा पहला इन्वेस्टमेंट मेरे पापा को कर सकूं, मेरे मम्मी पापा को कर सकूं। मुझे याद है मैंने 70,000 रुपीज अर्न करके उनको मेरा पहला इंस्टॉलमेंट दिया था। और मैं सही बोल रहा हूँ, मैं वो जो, मतलब दिल से कहना चाहता हूँ कि वो जो फीलिंग थी ना, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग है, वो मैं दिल से बोलूँ तो अब सब जो, मतलब मेरा ये मानना है कि 12th के बाद अगर पॉसिबल हो तो हम सबको ये करना चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो ये इम्प्लीमेंट डेफिनेटली करना चाहिए। क्योंकि जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की मजा है, उस चीज से जीने की जो मजा है वो अलग ही है, वो अलग लेवल की है, और उससे जो फुलफिलमेंट मिलता है वो भी बहुत अलग है। और इसके साथ साथ ये जो मैंने फर्स्ट टाइम पे बैक किया, फर्स्ट टाइम इंस्टॉलमेंट दिया, वैसे ही ये मेरी पूरी पूरी 3 साल की जर्नी में बहुत सारे ऐसे फर्स्ट टाइमर्स थे जो मैंने पहली बार किए थे इस पूरी जर्नी में। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने पार्टनरशिप डीड पहली बार साइन की, हमारी कंपनी रजिस्टर हुई, मैंने 1000 लोगों के बीच स्पीच दी। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था कि मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि मैं वो लोग क्या सोचेंगे कि सोच से ऊपर उठ के कुछ कर पाऊँ। पर इस जर्नी के कारण मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं लोगों के बीच 1000 लोगों से ज्यादा की ऑडियंस को एड्रेस कर सकूं। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, और ऐसे 105 फर्स्ट टाइमर्स रहे हैं मेरी पूरी जर्नी में। ये तो सारा मैंने जो किया था वो था, पर उसके साथ मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मुझे कॉलेज क्यों करना है, और मैं क्यों कन्विंस नहीं था इसमें पहले। वो बहुत क्लियर था कि मुझे जलसा चाहिए, मुझे एंजॉयमेंट चाहिए। मैं वो बंदा हूँ जो, जिसको हर एक चीज में एंजॉयमेंट चाहिए। मैं वो बहुत सिंसियरली या वैसे नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे मोमेंट है जो मैं दिल से सेलिब्रेट किया, ये मेरी पूरी जर्नी को एक्सप्रेस किया है, मैं उस मोमेंट में रहा हूँ। सो मैं पहली बार मेरी दादी के साथ मैं मेरा पहला टिकटॉक बनाया था। प्रिंसिपल के साथ मस्ती की है, मेरे mentor के साथ, मेरे मम्मी पापा के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मुझे नवरात्रि खेलना बहुत पसंद, और हमारे सूरत में तो 3-4 बजे तक रात को नवरात्रि चलती है। तो जब तक वो लोग वहां से निकाल नहीं देता ना, तब तक मैं खेलता हूँ, लास्ट मोमेंट तक खेलता हूँ। और हर एक मोमेंट को मैंने जिया है। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। सो एक भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं किया क्रिकेट खेलने की। ये सारी मोमेंट्स मैंने जी है, उस मोमेंट में रहा हूँ। मुझे हॉकी हॉकी तो आता भी नहीं है, पर अपॉर्चुनिटी हॉकी खेली। सो गए, पार्टिसिपेट किया टूर्नामेंट में, और पहली मैच में पिछले साल के चैंपियंस को हम लोग ने हरा दिया, और मुझे तो स्टेट लेवल के लिए सिलेक्शन भी मिल गया। सो ये सारी मोमेंट्स ऐसी थी जब मैंने रियलाइज किया। मैंने कॉलेज फेस्ट की जो बात की थी कि कॉलेज फेस्ट अटेंड करना चाहता हूँ। सो IIM अहमदाबाद में भी गया हूँ, और वहाँ के कॉन्सर्ट्स भी अटेंड किए, और वहाँ की जो कॉलेज लाइफ है वो भी एंजॉय की। और उसके साथ साथ सूरत में जो SVNIT करके कॉलेज है, वहाँ की भी कॉलेज फेस्ट अटेंड किया, वहाँ पे भी पार्ट लिया, और इवेंट्स में जीता भी हूँ। सो इन शॉर्ट मैंने पूरी जर्नी जी है। बहुत एक डायलॉग याद आ रहा है जिंदगी ना आएगी दोबारा का, सीज द डे माय फ्रेंड
इस दिन पूरी तरह जियो, फिर आगे का सोचो। मैंने भी इस पूरी 3 साल की जर्नी में हर एक इंसिडेंट, हर एक मोमेंट को जिया है, दिल से जिया है। और उसके साथ-साथ ये पूरी जब मैं गो थ्रू कर रहा था, जब मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रहा था और रिव्यू कर रहा था मेरी जर्नी, तब बहुत सारे रियलाइजेशंस थे ये जर्नी में मेरे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो सबसे पहला ये रियलाइजेशन था कि मैंने मेरा पहला सॉफ्टवेयर बनाया था। स्टार्ट 1 मिनट में ब्रेक लेना है। भाई पहली बार बोल रहा हूँ तो यार थोड़ा हो सकता है। मेरा पहला सॉफ्टवेयर मैंने बनाया इस जर्नी में। 12th मुझे कुछ नहीं आता था सॉफ्टवेयर में या कोडिंग में। वो पूरी फील्ड मेरे लिए नहीं थी। मैंने कोडिंग सीखा, मैंने डिजाइनिंग सीखा। वो जैसे मतलब सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो मैंने 6 महीने में सीखी। जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि शायद मैं अगर कॉलेज करता तो 2 से 3 साल में मैं मेरा सॉफ्टवेयर बना पाता, जो मैंने 6 महीने में बनाया। सो इस जर्नी की यही खासियत थी कि मुझे कुछ बांध के नहीं रखता था कि भाई तुझे इस ये चीज है तो इसमें इतना ही टाइम होगा, या ये चीज करनी है तो इतना तो टाइम लगेगा। मेरे हाथ में था कि मुझे कितने टाइम में सीखना है और कितने टाइम में बनाना है। और इसी के कारण मैं 6 महीने में मेरा पहला सॉफ्टवेयर बना पाया। और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं मेरे पापा को कंट्रीब्यूट कर सकूं, उनकी ऑफिस में मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं मेरा पहला सॉफ्टवेयर बना के। सो वो मैंने बनाया था। पर उसके साथ साथ मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरा स्टार्ट है ना वो बहुत स्टार्ट मुझे पूछो चांद तोड़ लूंगा, आग लगा डालूंगा, वैसा होता है एकदम एनर्जी वाला। पर जब एंड आता है ना तब मैं बहुत ढीला पड़ जाता हूँ। वो एंड में इतनी एनर्जी नहीं रहती है। और उसके कारण मैंने मेरा ये जो सॉफ्टवेयर बनाया था, जो इंटेंशन से बनाया था कि मुझे क्यों बनाना है, क्योंकि मुझे मेरे पापा को सपोर्ट करना है, वो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। सो वो सॉफ्टवेयर कभी काम ही नहीं लगा। ये मेरा एक डिसअपॉइंटमेंट था। मतलब मुझे ये चीज का अफसोस रहेगा कि मैंने ये चीज नहीं की, या मैंने जो सॉफ्टवेयर बनाया था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उसके साथ एक दूसरी, मैं मेरे रियलाइजेशन की बात करूँ या दूसरे डिसअपॉइंटमेंट की बात करूँ, जो अफसोस मुझे रहा, वो ये था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कंट्रीब्यूट करने की। पाठशाला करके हम रैंचोज ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें 1200 जितने स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स को हम एड्रेस करने वाले थे। और टॉपिक यही था कि करंट एजुकेशन सिस्टम क्या है, एजुकेशन सिस्टम क्या है। सो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई खत्म होने के बाद एजुकेशन या सीखना बंद हो जाए। सीखने की जो प्रोसेस है वो थ्रू आउट है। अगर बढ़ाना है लाइफ तो बहुत जरूरी है। और रियल एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है वो सकूंगा। सो मैंने ये मुझे क्लियर हो गया कि जब मैंने मेरा बेस्ट दिया है तब कुछ भी हो सकता है, पर जब जब मैंने मेरा बेस्ट नहीं दिया है तब मेरे लिए वो डिसअपॉइंटमेंट बन गया है। सो ये भी ऐसा मोमेंट था जब मैंने मेरा बेस्ट नहीं दिया था, मैं वो मोमेंट में नहीं था। मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था कि लोग क्या सोचेंगे, या अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में मतलब मुझे कैसे देखेंगे। और इसके कारण मैंने क्लियरली ना बोल दिया। और एक एग्जाम्पल है कि मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली, मेरा वर्ड समझ मेरे में मैं क्या कर सकता हूँ। सो एक प्रोजेक्ट है सफर नाम का, जिसमें 1 महीने के लिए अननोन सिटी में जाना है और बहुत ही लिमिटेड पैसों के साथ वहां पे रहना है। और वो भी पैसे जब जरूरत पड़े तभी इस्तेमाल कर सकते हो, उससे पहले आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फैमिली में से कोई भी एक जन को दिन में एक ही बार कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी है। और 1 महीना हर अलग अलग। मुझे पता था कि ये चीज मुझे कितना सिखाएगी और मेरे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि मुझे इससे मेरा वर्थ पता चलेगा। पर वो सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। और उसके कारण मैं इतना डर गया था, मैंने ना बोल दिया कि मुझे सफर नहीं करना। सो उसमें भी मैंने क्लियरली ना नहीं बोला। मैंने स्टार्टिंग में तो बहुत घुमाया, क्योंकि वो डर था ना कि भाई मैं ना बोल दूंगा या ऐसा कह दूंगा मुंह पे कि मेरी मतलब मेरी फट रही है तो लोग क्या सोचेंगे।
तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत बार पूछा, तो मैंने अलग अलग रीजंस करके वो एक्सटेंड करता गया। और फिर जब लास्ट में मेरे कोई ऑप्शन नहीं था, तब मैं सच बोला कि भाई मेरी मेरी सच में बहुत फट रही है, मेरी ताकत नहीं है और मुझे नहीं करना है ये। पर मुझे पता है कि मेरा डिसअपॉइंटमेंट सारे बढ़ते गए जब जब मैंने मेरा बेस्ट नहीं दिया। और इस सब के कारण मैंने 5 महीने तक कुछ भी नहीं किया। मैं मतलब टोटल वेला था, कुछ नहीं कर रहा था, घर पे आराम से बैठ के मस्ती कर रहा था, घूम रहा था। पर साथ में ये भी बहुत गिल्ट था कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और वैसे इन सब में मैंने मेरे 5 महीने बिगाड़े। पर 5 महीने के बाद एक दिन ऐसा है कि भाई अब मुझसे ये नहीं होगा, अब मुझे कुछ करना है और कुछ स्टार्ट करना है। और तब मेरे लिए सबसे इजी वे, सबसे सेफ वे ये था कि मैं डायमंड की फील्ड में चला जाऊं, क्योंकि मेरे पापा भी डायमंड की फील्ड में है। सो उसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, चला जाता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ। और इसी सोच से मैंने ये स्टार्ट किया। और जब मैं ये पूरी जर्नी रिव्यू कर रहा था, तब मुझे पता चला कि ये सारी चीज को मैंने डिसअपॉइंटमेंट का नाम दिया है कि मुझे ये करना था, मैंने नहीं किया। पर एक्चुअल में वो डिसअपॉइंटमेंट का नाम देके मैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रहा था। मुझे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा तो दो ही ऑप्शन है, या तो करना पड़ेगा, और अगर मैं ना बोलूंगा तो मुझे पता है कि ये चीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं ना बोल रहा हूँ। और वो जो स्पेस थी ना, वो मेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल थी। मतलब उस स्पेस में मुझे नहीं जाना था, इसीलिए मैंने ना बोल दिया कि भाई मेरे में नहीं है और मेरा डिसअपॉइंटमेंट है, मुझे नहीं करना है। इसके साथ साथ पूरी 3 साल की ये जर्नी में 125 से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं। सो मैं कुछ शेयर करूँ तो मैं जब डायमंड फील्ड में आया, तो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मतलब जिस कंपनी में मैं सीख रहा हूँ डायमंड्स, वहाँ पे रूल है कि मैं फोन यूज नहीं कर सकता हूँ ऑफिस आवर्स में। पर मैंने फोन यूज किया, मुझे काम था, मतलब जो भी काम था मैं अगर मेरे बेस्ट में होता, मतलब मैं अपने आप से वो जो भी मेरे मन में था वो क्लियरली एक्सप्रेस करता, मेरे बॉस को बोलता कि मुझे ये काम है और इसीलिए मुझे फोन चाहिए, सो प्लीज आप मुझे अलाउ करो, या जो भी है। मैं अगर उनको बोलता तो मैं ये रूल नहीं तोड़ता। पर वो मैंने नहीं किया, मतलब मुझे यही डर था कि वो लोग क्या करेंगे या क्या सोचेंगे। सो इसके कारण मैंने नहीं बोला और मैंने उनसे बात छुपाई। और ये मेरा बहुत बड़ा ब्रेक डाउन था कि मैंने ये, और ऐसे 125 से भी ज्यादा ब्रेक डाउन पूरी 3 साल की जर्नी में रहा है। और ये सारे ब्रेक डाउन्स के बाद, मतलब ये सारे मेरे डिसअपॉइंटमेंट्स है, वो मुझे दिखा कि मेरे सोर्स में भी है। मतलब मैं मेरे पेरेंट्स के साथ या मेरे सोर्सेस के साथ मैं कंप्लीट नहीं हूँ। सो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि सोर्सेस क्या है। सो हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, जिनसे हम को वो ताकत मिलती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनके साथ अगर सब अच्छा हो ना, तो कुछ भी कर लेंगे हम। वो फीलिंग रहती है कि इनके साथ क्लियर होना चाहिए मेरा रिलेशनशिप। मेरे वो रिलेशनशिप मेरे सोर्स के साथ क्लियर नहीं थे। बहुत कुछ था जो मैं कहना चाहता था पर कभी नहीं कहा था। ये मेरे मम्मी पापा है। 3 साल पहले की अगर मैं मेरी जर्नी याद करूँ, मतलब 3 साल पहले मैं अपने आप को देखूं कि मैं कैसा था, मेरे मम्मी पापा से कुछ भी शेयर नहीं करता था। मतलब जितना नॉर्मल जो भी है, कुछ काम है तो वो बोल देता था, पर कोई शेयरिंग कुछ कुछ नहीं। अगर मैं मेरी मम्मी की अभी पहले बात करूँ, तो मुझे ऐसा ही था कि मेरी मम्मी मुझे नहीं समझेगी, मेरी मम्मी को बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो नहीं सुनेगी, मतलब सुनेगी सही पर वो समझेगी नहीं। ये पूरी जर्नी में मैंने रियलाइज किया है कि उसका जो थ्रू आउट सपोर्ट रहा है। मैंने एससीओ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की थी, तब मुझे याद है कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं घर पे आके खाना खा सकूं। तब मेरी मम्मी वो समर की सीजन में मुझे दोपहर को खाना खिलाने आती थी, ग्राउंड पे खाना खिला के वो वापस जाती थी, फिर शाम को वापस। मतलब उसका कंटिन्यू ये था कि
कैसे जैनू का मैं ध्यान रखूं। मुझे नवरात्रि खेलने का मैंने बोला कि बहुत शौक है। मैं रात को 3-4 बजे आता हूँ। मेरी मम्मी को मैं क्लियरली बोलता हूँ कि मम्मी तू सो जा, मत जागना। पर आज भी मुझे याद है कि जब भी मेरे लिफ्ट का दरवाजा खुलता है ना, तब मेरे गेट का दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है। मेरी मम्मी वहां पे खड़ी रहती है, मेरा वेट करती है कि एक बार मैं उसका मुंह देख लूं फिर मैं सो जाऊं। इतना रेडी होता है, मतलब उसको पता है कि जैनो आया है, मतलब मैं आया हूँ तो मुझे भूख लगी होगी, तो सब कुछ वो रेडी है। वो मुझे बस लेना है और आराम से सो जाना है। और वो पूरा टाइम जगती है जब तक मैं नहीं आता हूँ। ये जो सपोर्ट मेरी मम्मी ने मुझे प्रोवाइड किया है ना, मैं 3 साल पहले ये समझ ही नहीं पा रहा था कि वो मुझसे इतना प्यार करती है। क्योंकि उसका प्यार करने का वे अलग है। मुझे लगता था कि यार कितनी केयर कर रही है, या ओवर केयरिंग है, मतलब ओवर प्रोटेक्टिव है, वो क्यों ऐसा कर रही है। तो उसका जो लव करने का वे था, ये क्लियर हो, मतलब ये पता चल गया कि सबका लव करने का वे अलग होता है। और मम्मी का भी लव करने का वे अलग है, ये मुझे इस जर्नी के कारण पता चला। मेरे पापा के बारे में मैं शेयर करूँ तो 3 साल पहले मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, या बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी थी मेरी मेरे पापा के लिए, कि वो बहुत गुस्से वाले, या मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो नहीं समझेंगे, वो नहीं लेंगे, बहुत गुस्सा हो जाएंगे। इतनी फटती थी ना मेरी। मुझे 12th के बाद पहली बार फोन मिला था, सो iPhone 7 मुझे दिलाया था, और 15 दिन में वो मुझसे टूट गया। बहुत डर गया था कि कैसे बोलूं मैं। एक दिन तो मैंने मेहनत की कि मैं मुझसे जो हो सकता है वो करता हूँ, पर पापा को नहीं बोलता हूँ। बहुत हिम्मत करके रात को मम्मी को बोला, और नेक्स्ट डे जब मुझसे कुछ नहीं हो पाया, तब पापा के पास आया और बोला कि मुझसे फोन टूट गया है और मेरी गलती है। बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए उनका रिएक्शन, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं बोला था। उन्होंने खाली इतनी बात की कि केवी तथ्य जाइनो मैं कि मतलब मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे टूट गया। जो कामनेस है, जो पेशेंस उन्होंने दिखाए, और आराम से मुझे खाली इतना ही बोला कि कई वांधो नहीं, तू टेंशन नहीं ले, काले जसू जोई ले सुझे था तू टेंशन नहीं ले। मतलब वो जो मेरी पापा के लिए मेंटालिटी थी, वो पूरी एक बार में चेंज हो गई थी। कि पापा गुस्से वाले हैं, पापा ये सुनते नहीं है, पापा वो है, पापा ये है, वो सब कुछ एक बार में चेंज हो गया। ये पाठशाला इवेंट जब ऑर्गेनाइज की, तब मेरा ये टारगेट था कि आज के दिन में मैं 50 पास सेल करूंगा। मैंने सुबह से चालू की, मेरी मेहनत, मुझ जो पॉसिबल हो पाया मैंने किया, और जिसका सपोर्ट लेना था, जो कुछ कर सकता था मैंने किया, पर मेरे 50 पास सेल नहीं हुआ। शाम को मैंने पापा को फोन किया कि पापा बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया, पर नहीं हो पा रहा है, मतलब पासिस सेल ही नहीं हो रहे, अब मुझे नहीं करना है। पापा को पता चल गया था कि अभी इसने बहुत मेहनत की है, पर मुझे कुछ करना चाहिए उसको मोटिवेट करने के लिए। 1.5-2 घंटे बाद पापा का फोन आया कि तेरे सारे पास सेल हो गए। मैंने सबके साथ बात की थी ऑफिस में, उसका शायद रिजल्ट मिला कि तेरे सब पासिस सेल हो गए और 50 पास बिक गए। इतना खुश हो गया ना मैं, मतलब मेरी जो भी मेहनत थी, जो भी मैं कर रहा था, वो सब कुछ खत्म हो गया, मैंने किया और मेरे पासिस सेल हुए। 2 दिन बाद पता चला, मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि वो पासिस सेल नहीं हुए थे, वो पासिस मेरे पापा ने खरीद लिए थे, ताकि वो गिफ्ट कर सके और मुझे सपोर्ट कर सके। उन्होंने जो मुझे स्पेस दी है, मैंने इतनी सारी फील्ड्स चेंज किए। 10th के बाद साइंस, साइंस के बाद मैंने इंजीनियरिंग के बाद, मतलब साइंस छोड़ के कॉमर्स में आने का सोचा, इंजीनियरिंग छोड़ दिया, रेंज में आया। एक पॉइंट ऐसा भी आया था जब रेंचोस भी छोड़ देना था, ऑफिस स्टार्ट की। अभी भी वो बोलते हैं मुझे कि तने अरे वो फील था ना कि तारे फील्ड चेंज कर, या आमा मजा नहीं आवती, मुझे बोलना और मैं तेरे साथ हूँ। वो पापा जिसके लिए मेरा इतना स्ट्रॉन्ग था,
कि मेरे पापा नहीं समझेंगे, वो ऐसे ही है, वो सब कुछ ये इस 3 साल की जर्नी में वो चेंज हुआ और मुझे उनका लव दिखा। आज भी मैं आपके साथ सामने ही बोल पा रहा हूँ, तो वो पापा के साथ एक बार बात हुई और एक बार के बाद जो कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है भाई, पहली बार बोल रहा हूँ, गलती भी होगी पर मैं बोलूंगा। सो ये पूरी 3 साल की जर्नी में मैं एक चीज अगर सीखा हूँ तो वो ये है कि हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। मतलब जब जब आपके पेरेंट्स के साथ के रिलेशन अगर स्ट्रांग होंगे ना, तो बाकी एरियाज आपके अच्छे ही होंगे, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे हमारे पेरेंट्स के साथ के रिलेशंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए। ये मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है ऋषि, जिसका जिसका काम हमेशा से ही बैकग्राउंड का है। मतलब वो हमेशा से ही बैकग्राउंड में ही रहा है, कुछ भी हो वो कभी सामने नहीं आता है। वो लोगों के बीच मतलब इतना नहीं है, इतना पता नहीं है कि ऋषि ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, पर मुझे पता है कि उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। ये जो भी मैं जर्नी जी पाया हूँ उसमें उसने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मतलब अगर मेरी कोई इवेंट हो और मैं पासेस सेल कर रहा हूँ या मुझे कोई भी सपोर्ट चाहिए, वो उसकी अलग गेम चालू हो जाती है पासेस बेचने की, वो खुद से ही चालू कर देता है। मैं रात को लेट से आता हूँ, हमारी मीटिंग्स होती, जब जब इवेंट्स के लिए मीटिंग होती तब रात को बहुत लेट से आता, तो सब कुछ वो रेडी करके सोता, मेरा नाइट ड्रेस सब कुछ, कि मैं आके खाली सो पाऊँ और नेक्स्ट डे सुबह भी सब रेडी हो, कि मैं फटाफट रेडी होके चला जाऊं, तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो। ये जो रोल उसने प्ले किया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके कारण मैं ये जी पाया हूँ। उसका सपोर्ट, उसका लव, उसका ट्रस्ट उसने जो मेरे पे दिखाया है। मतलब पापा भी बोलते हैं कि तेरे मतलब उसके लिए पहले पापा तू ही है। मतलब वो तुझे अपना पापा मानता है और तेरा बहुत मानेगा वो। सो कुछ भी हो मेरे थ्रू ही उससे बात, ये भरोसा उसने मेरे में दिखाया है। और मेरे दादा दादी है, बहुत इजी है। मतलब ये मुझे ना बोल देना और मुझे बोलना कि भाई तू नॉर्मल कर, 12th के बाद कॉलेज कर। क्योंकि सब बहुत सारे लोग उनको बोलते थे कि भाई ये क्या कर रहा है, मतलब 12th छोड़ दिया है, डिग्री नहीं कर रहा है, ये साइंस में से इसमें आ गया, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है, सो क्या कर रहा है ये। पर दादा दादी को मेरे पे भरोसा था कि ये जो भी कर रहा है वो कुछ कुछ मतलब उसमें डाउट नहीं है। मेरे पे वो उतना भरोसा दिखाया उन्होंने। मेरे मेरी ये उनके लिए फीलिंग थी कि दादा दादी बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं। मतलब उनको जो चाहिए ना वो ही करवाते, और बहुत स्ट्रांगली मैं ये मानता था। पर जो मैं उनका लव देख पा रहा हूँ अब, मतलब ये पूरी 3 साल की जर्नी में जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो ये है कि मेरे बहुत सारे माइंडसेट्स टूटे हैं या लोगों को देखने के नजरिए टूटे हैं। मैं लोगों को नजरिए से देखता था, वो पूरा चेंज हुआ है। रेंचोस को हो, मेरे दादा दादी को, मेरे पेरेंट्स को हो, सबका सपोर्ट, सबका लव मैं देख पाया हूँ। ये मेरी पूरी फैमिली है जिन्होंने मुझे अनकंडीशनली हर जगह पे सपोर्ट किया है। मेरे चाचू, मामा, नाना नानी वो सब तो बॉम्बे रहते हैं, पर उनसे जो भी पॉसिबल हो सके वो बॉम्बे से सपोर्ट करते हैं। कि मेरी इवेंट हो तो उनका काम बॉम्बे से चालू हो जाता है कि सूरत में इवेंट है तो मैं सूरत में किन किन को कांटेक्ट कर सकता हूँ मैं, या मैं यहाँ पे रह के क्या कर सकता हूँ। सो ये सारा सपोर्ट इस फैमिली ने मुझे दिया है। ये मेरे सारे फ्रेंड्स, ये पूरी 3 साल की जर्नी, और ओवरऑल खाली 3 साल की जर्नी रैंचोस को लेकर नहीं, मुझे कभी भी जरूरत हुई हो, मुझे याद नहीं है कि मैंने फोन किया और मेरे लिए कोई भी इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं रहा हो। मतलब हर एक जन, मुझे मुझे कई बार ये डाउट होता है कि मैंने इनको क्या दिया है कि सामने इतना मिल रहा है, पर इनका जो सपोर्ट है मेरी लाइफ में वो बहुत ही अनकंडीशनल है। वो सेल्फलेस गिविंग जो मैंने वैल्यू मनी से सीखा था, वो ये सारे मेरे फ्रेंड्स भी मुझे सिखाते हैं कि सेल्फलेस गिविंग कैसे करना। और ये सारे सपोर्टर्स हैं मेरे, जिन्होंने मेरी जर्नी में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है।
इनमें से कई लोग को तो मैं पहली बार मिला था जब मैंने जर्नी स्टार्ट की, मैं जानता भी नहीं था उन लोगों को, पर धीरे 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 मतलब हर एक इवेंट में जो सपोर्ट दिखाया, जो मेरे में सपोर्ट दिखाया, मतलब कभी भी मुझे उनकी जरूरत हो और मैंने उनको बोला हो कि मुझे आपकी जरूरत है, तो मुझे सपोर्ट मिला है उनसे। मैं सारे फोटोज नहीं ले पाया हूँ, उससे भी बहुत सारे जन हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, पर आई एम रियली थैंक यू। आई एम रियली वांट आई जस्ट रियली वांट टू थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी अनकंडीशनली। मेरी फीलिंग्स अभी बहुत अलग है, इसीलिए मैं वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, पर प्लीज मेरे कहने का इमोशन या फीलिंग्स आप समझना। मेरी जो समरी है, मैं 3 साल में जो भी कुछ सीखा हूँ वो मैं समराइज करूँ तो वो ये है कि पहले मेरे में फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे बहुत ज्यादा था। अब मैं ये देख पाता हूँ कि वो फियर स्टिल है, मतलब सच बोलूं ना तो अभी भी वो है कि अभी भी मेरी फट रही है आपके सामने स्पीच देते हुए। मैं आज ही बाल कटा के आया कि मैं कैसा दिखूंगा, तो थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं बाल कटा के आया। वो सारी चीज है जो अभी भी है मेरे मन में, पर उसके कारण मैं अटकता नहीं हूँ। अगर मैं ये देखो कि 3 साल पहले मैं अगर ऐसी स्पीच देनी हो या मेरी लाइफ शेयर करनी हो या जो भी अब तक किया है वो शेयर करना हो तो मैं नहीं कर पाता, पर इसके कारण, ये जर्नी के कारण मैं उसमें से बाहर आ पाया, ऊपर उठ पाया और मैं ये कर सका कि वो डर तो है ही, पर उसको साइड में रख के वो मैं कैसे करूँ कि मुझे जो करना है वो मैं कर सकूं। दूसरी एक चीज थी कि सीकिंग अटेंशन एंड एक्सेप्टेंस, मतलब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था अटेंशन सीख करना। मुझे अटेंशन चाहिए था लोगों का, कि लोग मुझे ध्यान दे, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नोटिस करे, मुझे इम्पोर्टेंस दे और मुझे एक्सेप्ट करे। मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। पर ये जर्नी में वो एक एक अनवांटेड चीज जो मेरे मन में थी, मेरे नेचर में थी, मेरे बीइंग में थी, वो निकलती गई। और तब मैं अपने आप को, मेरा अपने आप को देखने का भी नजरिया चेंज हुआ और उसके कारण खुद से प्यार करना सीखा, खुद को एक्सेप्ट करना सीखा। और बहुत अच्छा डायलॉग याद आ रहा है डियर जिंदगी का, कि जब अपने आप को आप अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हो तो लोग क्या सोचेंगे डजंट मैटर। दूसरी बात करूँ तो नो कम्युनिकेशन, मतलब मेरी एंड से मैं ना तो मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता था या मैं कुछ कहना चाहता हूँ तो भी मैं मेरे मन में रखता था और कम्युनिकेट नहीं करता था। पर इस जर्नी के कारण ये मैं चीज देख पा रहा हूँ कि अब मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं जो भी फील करता हूँ वो मैं उनको, सामने वाले को मेरा पॉइंट बोल पाऊँ। बहुत ज्यादा डाउट करता था अपने आप को, पर आज मुझे अपने आप पे भरोसा है कि जो भी है जैसा भी है मैं बोलूंगा, दिल से बोलूंगा। और हर एक चीज में, हर एक एरिया में मेरे, मुझे अपने आप पे भरोसा है। और लास्ट चीज अगर मैं बोलूँ तो वो ये थी कि मैं पहले सबको समझाने की कोशिश करता था। अगर कोई मुझसे कोई बात शेयर करने आए तो मैं यही सोचता था कि मैं कैसे उसको समझाऊं, क्योंकि अगर मैं समझाता हूँ तो मैं सुपीरियर बन जाता हूँ, ऐसा मेरा माइंडसेट था। और वो सुपीरियर बनने से मुझे अच्छा लगता था और मेरी इंप्रेशन अच्छी बनती थी कि यार इसके पास हर चीज के सॉल्यूशन होते। पर आज मैं समझने की ट्राई करता हूँ, मैं उसको सुनता हूँ खाली के लिए, समझाने के लिए नहीं। ये सारी चीजें हैं जो मैंने अपने आप में देखी है ट्रांसफॉर्म होते हुए, चेंज होते हुए। और व्हाट नेक्स्ट जो है वो मैं आपके साथ डिक्लेयर करना चाहता हूँ। ये तो मेरी पूरी जर्नी थी जो मैंने जी है, जो भी मैंने कुछ किया है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, पर ओवरऑल ये मेरी जर्नी थी। अब जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि 14 दिसंबर 2021 तक आई विल बी रनिंग माई बिजनेस। और ये मेरा व्हाट नेक्स्ट है। और उसके साथ साथ अब मैं अब सबको दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 174 पार्टिसिपेंट्स अभी भी जुड़े हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अटेंड करने के लिए और लास्ट तक रहने के लिए। और मुझे एंड करना है तो एक डायलॉग से ही एंड करता हूँ। कल रात को ही मैंने पढ़ा था और मुझे बोलना था, आप सबके साथ शेयर करना था। याद नहीं है, मैंने लास्ट कल रात को ही पढ़ा था, तो आप समझ सकते हो। तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखने ही है तो ऊंचे दिख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं।
अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं। रहना है तो बच्चा बनकर रहे, समझदार बनाने के लिए लोग हैं। भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग हैं। तू बस सवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग हैं। खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। थैंक यू सो मच।